हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है रजत अग्रहरी। हम लोगों ने ये एमपीपीएससी स्पेशल बैच में पिछली क्लास में हम लोगों ने नीति आयोग को समझा था। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे राज्य महिला आयोग की। यह कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें 10वीं यूनिट में साफ साफ आयोगों के नाम पे राष्ट्रीय महिला आयोग का भी नाम दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस पे बेसिक बेसिक जानकारियां लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, यह कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, वैधानिक संस्था है या फिर संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था है। इसके मतलब क्या होते हैं ये मैंने पिछली नीति आयोग की क्लास में भी बताया है, और जो सबसे पहली क्लास थी इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की, वहां पे भी बताया था। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम बात करेंगे इसके गठन की, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कितने मेंबर है, कौन नियुक्ति करता है, कौन नियुक्ति नहीं करता है, कौन एलिजिबल है, कार्यकाल कितना है, सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग नाम से ही स्पष्ट है कि अगर यह महिला आयोग है तो यह महिलाओं के हितों की बात करता होगा। महिला आयोग जहां भी महिलाओं के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई क्राइम होगा या महिलाओं से संबंधित कोई अहित वाली बात होगी तो वहां यह महिला आयोग एक्टिव हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है। तो दरअसल क्या था, यह महिला आयोग की कोई संकल्पना मूल संविधान में नहीं थी। एक अधिनियम आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और ये अधिनियम, जितने भी अधिनियम आते हैं कहां बनते हैं, सब संसद में बनते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था। इसकी एक धारा थी, धारा 3। अभी अगर आप लोगों को याद होगा जो मानवाधिकार आयोग मैंने पढ़ाया था वहां पे भी मैंने बताया था, तो जो मानवाधिकार आयोग होता था वह भी अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित किया गया था। वैसे ही यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, इसकी एक धारा होगी, धारा 3। उसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करेगा और उस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इस धारा 3 के अनुसार 31 जनवरी 1992 को, कब, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है। अब बार बार मैं राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं लिखूंगा, NWC शॉर्ट में लिख दिया करूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहां से एक फैक्चुअल जानकारी मिली, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 धारा 3 और 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है। अब यहीं से स्पष्ट है कि अगर अधिनियम के माध्यम से इसका गठन हो रहा है तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक प्रकार की सांविधिक संस्था होगी, और सांविधिक को ही वैधानिक संस्था भी कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर बताए दे रहा हूं कि जो संस्थाएं संविधान के द्वारा निर्मित होती हैं या जिनको संविधान में किसी अनुच्छेद के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था कहते हैं। कोई अगर संस्था इस संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम से बनती है तो इसको हम लोग सांविधिक या वैधानिक संस्था कहते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो ना ही संसद के अधिनियम से बनी है, ना ही संविधान से बनी है, यानी कि ना ही संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, तो ऐसी संस्थाओं को हम लोग गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था कहते हैं। तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको वापस से दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। संविधान के द्वारा निर्मित संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसकी संकल्पना अनुच्छेद 324 में है। फिर इसके बाद सांविधिक संस्था जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनी, जैसे कि आप यही देख रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके पहले आप लोगों ने मानवाधिकार आयोग पढ़ा, तो यह सब चीजें सांविधिक संस्थाएं क्योंकि यह संसद के द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के माध्यम से बनी है। फिर आपकी तीसरी संस्था जैसे कि नीति आयोग है, ना ही यह संवैधानिक है ना ही यह सांविधिक है, यह एक प्रकार की संविधानेतर या फिर गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। बहरहाल यह एक ऐसी संस्था है, राष्ट्रीय महिला आयोग आपकी सांविधिक या वैधानिक संस्था है। ठीक है, इतना ही कुछ है इसमें। फिर इसके बाद बात आती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, हम संरचना देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, उन मेंबर के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है, यह सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो संरचना में सबसे पहले आप देखिए, संरचना में एक आपका अध्यक्ष होगा, एक महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी या होगा। वैसे महिला आयोग है तो अध्यक्ष जो होगी वो महिला ही होगी। ठीक है। फिर इसके बाद एक अध्यक्ष के अलावा
5 मेंबर होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे, ठीक। और जो ये 5 सदस्य होंगे और जो ये एक अध्यक्ष होगा, तो इसकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति कौन करेगा यह भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग राज्यपाल कर देते हैं, याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। और केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति क्यों करती है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ना ही यह संवैधानिक संस्था है, ना ही यह संवैधानिक संस्था तो है नहीं, तो आप यह नहीं कह सकते कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो इन लोगों की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यह जो एक अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। और जो 5 सदस्य है इनकी भी नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉइज आ रहा होगा, उसको थोड़ा 10 सेकंड के लिए इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी देर में ये नॉइज बंद हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जो ये 5 मेंबर होते हैं, इन 5 मेंबर में से एक मेंबर एससी यानी कि अनुसूचित जाति का होना चाहिए, और एक मेंबर एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। ये एक कंपलसरी कंडीशन है, यानी कि टोटल 6 मेंबर बने, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, ठीक है। और एक मेंबर और रहता है, उसका नाम रहता है केंद्र द्वारा निर्दिष्ट एक सचिव। केंद्र सरकार एक सचिव को नियुक्त करती है इसमें, ठीक है, वह भी इसका मेंबर रहता है। तो अल्टीमेटली 7 मेंबर हो जाते हैं, निर्दिष्ट एक सचिव, अल्टीमेटली 7 मेंबर हो जाते हैं, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव स्तर का, ठीक है। तो जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष की केंद्र सरकार करती है। और जो नियुक्ति अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? दरअसल होता क्या है, ऐसी संस्थाओं में जो नियुक्तियां होती हैं वह पूरी तरीके से राजनीति प्रेरित होती है। जिस पार्टी की सरकार होती है वह पार्टी अपने ही किसी, अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में एनडीए या भाजपा की सरकार है, तो जो भाजपा की सरकार होगी वह क्या करेगी, अपनी भाजपा पार्टी से ही कोई एक महिला चेहरा को इसका अध्यक्ष बना देगी, ठीक। तो इस समय जैसे कि वर्तमान में कौन है महिला अध्यक्ष? रेखा शर्मा इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो वो भी भाजपा की ही नेता रही होंगी पहले, तो उनको यहाँ नियुक्त कर दिया गया। वैसे अगर योग्यताओं की बात की जाए तो अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो। भाई अगर आप महिला आयोग की अध्यक्ष बन रही हैं तो आपको महिलाओं के हितों के लिए समर्पित होना होगा। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, और इस एलिजिबिलिटी के आधार पे आपको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, ठीक है। तो आपके लिए महिला आयोग से जो मुख्य फैक्ट है, एक तो यह है कि इसका गठन कब हुआ, मेंबर कितने होते हैं, और नियुक्ति कौन करता है। सिर्फ इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं इसमें आगे चलता हूं। अगली चीज देखेंगे हम लोग कि महिला आयोग के अध्यक्ष की कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा। तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष होता है। कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष होता है, सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है। बाकी केंद्र सरकार नियुक्ति के समय इस 3 वर्ष के अलावा का भी कार्यकाल तय कर सकती है। सारी अधिकार केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। एनडब्ल्यूसी राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कोई कानून बनाने का अधिकार या कोई नियम या शर्तें बनाने का अधिकार, संबंधित नियम या शर्तें बनाने का अधिकार हमेशा किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास। ठीक, एनडब्ल्यूसी से संबंधित नियम और शर्तें बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। फिर इसके बाद बात आती है पदमुक्ति की। तो पदमुक्ति में क्या होता है, एक कंडीशन तो वो होती है कि जब जो अध्यक्ष या सदस्य है वह खुद से इस्तीफा दे दे। तो अगर अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा हमेशा केंद्र सरकार के नाम दिया जाएगा। केंद्र सरकार के नाम पे इस्तीफा देकर के आप अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इस्तीफा दे दिया तो आपकी वैसे भी आपका रिजाइन हो गया तो आपकी पदमुक्ति हो गई। और अगर आपको किसी पद से हटाना है, किसी पद से हटाना है तो केंद्र सरकार निम्न आधारों पर पद से हटा सकती है। कुछ आधार मैं बताऊंगा, उन आधारों पर केंद्र सरकार इनको पद से हटा सकती है। पहला आधार तो यही है कि जो अध्यक्ष हो या सदस्य जो कोई भी हो, दिवालिया हो गया हो,
दिवालिया का मतलब क्या होता है, मैं हर बार बताता हूं जब भी दिवालिया की चर्चा होती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास लायबिलिटीज उसकी असेट से ज्यादा हो जाए, देयता उसकी कुल संपत्ति से परिसंपत्ति से ज्यादा हो जाए, यानी कि आपके पास अभी रुपए सिर्फ 90 हैं और आपके ऊपर कर्जा 100 रुपए का है, यानी कि आप -10 में चल रहे हो, यानी कि आप दिवालिया हैं। ठीक, अगर आपके पास संपत्ति 110 रुपए की है और आपके पास कर्जा 109 रुपए का है, तो वैसी स्थिति में आप दिवालिया नहीं कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही वह कर्जा 109 से बढ़ के 111 हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में आप दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। तो दिवालिया अगर है तो उसको केंद्र सरकार हटा सकती है पद से। दूसरा पॉइंट, अगर न्यायालय ने उसको ऐसा कोई दोषी कर दिया है, न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है और आपको लगता है कि न्यायालय ने अगर इसको उसके किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया है और केंद्र सरकार को लगे कि यह एक प्रकार का चारित्रिक पतन का काम है, चारित्रिक पतन का काम है, अगर उनको यह लगे कि इसका नैतिक या चारित्रिक पतन हो रहा है और उसमें न्यायालय ने उसको दोषी ठहरा दिया है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसको हटा सकती है। तीसरा, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, अगर केंद्र सरकार को यह आभास हो जाए कि यह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, तो वैसी स्थिति में भी केंद्र सरकार हटा सकती है। चौथा, लाभ का पद ग्रहण करने पर, यानी कि जो उनका रेंज है, क्षेत्राधिकार है, उस ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस करके अगर इन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि इनके क्षेत्राधिकार से बाहर का था, यानी कि इनको अपने पद में रहते हुए जितने काम करने थे उसके बाहर का इन्होंने कोई काम कर दिया और उसका अगर इन्होंने वेतन ले लिया, तो वैसी स्थिति में इनको हटाया जा सकता है। पांचवा, अगर यह कार्य करने में असमर्थ है, अगर ऐसा हो जाए कि आज नियुक्ति हो गई और बाद में इनको ऐसा लग रहा है कि कार्य करने में यह व्यक्ति असमर्थ है, तो भी केंद्र सरकार उनको हटा सकती है। और लगातार 3 अधिवेशन में, जो महिला आयोग के अधिवेशन होते हैं, तो लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित रहने पर भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, ऐसे करके कुछ पॉइंट है जिन सब मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केंद्र सरकार हटा सकती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या फिर नियुक्ति के समय जितना केंद्र सरकार तय करे। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कोई भी नियम या शर्तें बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ठीक, अब ये कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं कि सिर्फ संसद कानून बना सकती है। फिर इसके बाद जो हमने अधिनियम पढ़ा था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जिसकी धारा 3 के तहत केंद्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, उसी अधिनियम की धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों की बात की गई है। काम दिए गए हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या क्या काम करेगी। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसके लिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे महिलाओं के लिए संविधान में या किसी अन्य कानूनों में रक्षा करने के लिए, यानी कि महिलाओं के संरक्षण हेतु क्या क्या सिफारिशें की जा सकती हैं, यह महिला आयोग देखेगी। ठीक, महिला जो जेल वगैरह होती है, जेल कारागार वगैरह होते हैं, जो महिला कैदी हैं उनको कैसे रखा जा रहा है, इन सब चीजों पर भी महिला आयोग एक्शन ले सकती है। महिला आयोग महिलाओं के हितों में किसी कानून को बनाने के लिए या उनके अगेंस्ट में कोई कानून है तो उसको हटाने की संघ से भी, यानी कि केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी सिफारिश कर सकती है। और वैसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी सिफारिशों को मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो उस परिस्थिति में इस आयोग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रीजन बताएंगे कि हम इस रीजन से आपकी सिफारिश को नहीं मान रहे हैं। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देंगी, यानी कि महिलाओं के हितों की सारी बात करते हुए उनकी एक रिपोर्ट बनाएंगी, जो कि ये उनको राष्ट्रपति के सामने प्रतिवेदित करेंगी और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखेंगे। ठीक है, और अगर कोई रिपोर्ट राज्य से संबंधित है तो उस राज्य विधानमंडल में जाएगी और फिर राज्य विधानमंडल में जाने के बाद राज्यपाल के पास जाएगी। राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखेंगे। जो भी उस राज्य से संबंधित महिलाओं के पक्ष में सिफारिश होगी, अगर वह राज्य विधानमंडल उनको लागू करता है तब की स्थिति तो ठीक है, अगर लागू नहीं करता तो वैसी परिस्थिति में इनको महिला आयोग को राज्य विधानमंडल
रीजन बताएगा, कारण बताएगा कि इन कारणों से हम आपकी यह सिफारिश लागू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज थी, इसमें कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि जिसके लिए मैं लिखता पूरा इसमें। ठीक है, और एक याद रखिएगा, जब मैंने मानवाधिकार आयोग पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 21 के तहत मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं और जो कर्मचारी हैं वह लोक सेवक माने जाएंगे। सिमिलरली आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 21 के तहत जो एनडब्ल्यूसी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इसके जो कर्मचारी हैं, इसके जो अधिकारी हैं, यह क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, ये मत याद रखिए कि एनडब्ल्यूसी के ये लोग जो है लोक सेवक माने जाएंगे। आपको यहाँ हमेशा ये याद रखना है कि अगर किसी को लोक सेवक का दर्जा देना है तो वह आईपीसी की धारा नंबर 21, यह आईपीसी की 21 नंबर की जो धारा है, धारा 21 है, इसी के अंतर्गत लोगों को लोक सेवक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि पहले कुछ फैक्चुअल देख लीजिए कि फर्स्ट एनडब्ल्यूसी अध्यक्ष, पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इनका हम फैक्ट देख लेते हैं। क्या होता है, फैक्ट्स में क्वेश्चन ज्यादा बना करते हैं। ठीक है, तो जो पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही उनका नाम क्या था? फिर इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो अभी हैं उनका क्या नाम है। तो अभी जो है उनके अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और जो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी उनका नाम है जयंती पटनायक। ठीक, जो पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनका नाम था जयंती पटनायक, और जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है रेखा शर्मा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। यहां से आपका राष्ट्रीय महिला आयोग खत्म होता है और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है राज्य महिला आयोग। तो हम यहाँ राज्य महिला आयोग की जगह फोकस करेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, क्योंकि हमारा एमपीपीएससी फोकस करना है हमको। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, ठीक, नाम से ही स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के हितों की बात करेगा यह आयोग, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 को। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 को। मध्य प्रदेश महिला आयोग राज्य अधिनियम बना था 1995। सुनिएगा, मध्य प्रदेश महिला राज्य आयोग अधिनियम बना था 1995। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बना था, वैसे ही मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश महिला राज्य आयोग अधिनियम 1995 बना। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार केंद्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, सिमिलरली मध्य प्रदेश महिला राज्य आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश एमपी राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक, एमपी राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। और यहां पे एक चीज ये याद रखिएगा, जो एमपी राज्य महिला आयोग का गठन हुआ यह किस तारीख को हुआ? तो यह तारीख थी 23 मार्च 1998 को। 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। मेंबर कितने होंगे? जितने मेंबर पहले थे उतने ही मेंबर अभी भी होंगे। पहले भी 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक सचिव। वैसे ही यहां पे भी कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्यीय होंगे। 7 सदस्यीय होंगे और 7 सदस्यीय में एक अध्यक्ष होंगे और 6 अन्य मेंबर होंगे। ठीक, और सब कुछ वैसे ही है, सेम जैसे पहले था। और यहाँ की जो नियुक्ति होगी वह कौन करेगा?
वहां पर नियुक्ति कौन करता था? वहां पर नियुक्ति करता था आपका केंद्र सरकार। यहाँ पे नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल में मत जाइएगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, ठीक है। बात आती है कार्यकाल की, तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष। सब कुछ सेम है, कार्यकाल भी देखेंगे तो सेम है, नियुक्ति भी देखेंगे तो वहां केंद्र सरकार करती थी तो यहाँ राज्य सरकार करती है। अब अगर मैं पदमुक्ति की बात करूं तो राज्य सरकार के नाम इस्तीफा दिया जा सकता है। अगर किसी अध्यक्ष या सदस्य को इस्तीफा देना है तो राज्य सरकार के नाम इस्तीफा दिया जा सकता है, और इस्तीफा होने की स्थिति में वह पद से मुक्त हो जाएंगे। फिर विभिन्न आधारों पर राज्य सरकार पद से हटा भी सकती है। विभिन्न आधारों पर राज्य सरकार पद से हटा भी सकती है। और यह आधार कौन कौन से होंगे? यह आधार सेम वैसे ही हैं जैसे हमने अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए पढ़ा। जैसे वह दिवालिया हो जाए, अध्यक्ष या सदस्य कोई दिवालिया हो जाए। दूसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षमता आ जाए। तीसरा, न्यायालय ने उनको दोषी ठहरा दिया हो और राज्य सरकार की नजर में उस मामले में वह दोषी ठहराए गए हों जो कि उनकी चारित्रिक गिरावट का काम कर रहा हो। यानी कि अगर ऐसा लगे कि हमने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया जो कि चारित्रिक पतन का कारण होता मेरे, और वही चीज न्यायालय में सिद्ध भी हो गई, तो उसको आधार बना करके राज्य सरकार मुझको हटा सकती है। 2 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, पद में रहते हुए अगर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर था और उस काम के लिए मैंने उससे कुछ पैसे भी ले लिए, तो वैसी स्थिति में। 5वां, पद का दुरुपयोग अगर मैंने कर दिया। 6ठा, कंटिन्यू अगर अधिवेशन से मैं अनुपस्थित हूं तो वैसी स्थिति में मुझको पद से हटाया जा सकता है। तो सेम वैसे ही है, तो मैं यहां दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप वहां से आप इसको देख सकते हैं। कार्यकाल हो गया 3 वर्ष, ठीक है। त्याग पत्र हो गया राज्य सरकार के नाम पे। अब एक चीज और देख लीजिए, एक सिंपल सा फैक्ट बाकी है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, और इसके बाद आज का टॉपिक खत्म होता है। तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वहां शायद अच्छे से दिखेगा नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के समय ही, मतलब जब वो बहुमत हार गए उसके पहले ही इन्होंने नियुक्ति कर दी थी, और उनका नाम है शोभा ओझा। शोभा ओझा। तो अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन होगा? शोभा ओझा होंगी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा केंद्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, ठीक है। आज के दिन की क्लास में इतना ही रहेगा आयोग में, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर कुछ पढ़ाने में कभी कुछ फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती है जो कि आपके नज़र में आती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सुधरवा दूंगा, ठीक है। और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों से सब्सक्राइब करवाइए भी, ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिले। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इसमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका पेज दिया हुआ है, सबकी लिंक दी हुई होगी। तो आप टेलीग्राम तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अलावा भी सब ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में क्वालिटी कंटेंट वगैरह प्रॉपर आता रहता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और इस कोरोना काल, जो अभी नव कोरोना काल चालू हो रहा है, इसमें आप लोग घर में रह के सुरक्षित भी रहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।